हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, प्रिपेयर फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। अभी प्राइमरीली हम फोकस करेंगे 2023 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पेपर सॉल्व करने में, जो कि हैंड रिटन फॉर्म में होंगे। अभी आप 2024 में अपना पेपर दीजिएगा तो प्रीवियस ईयर पेपर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए अभी हम मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड पेपर का सेट 1, जिसका कोड है 30/1/1 को फुल्ली सॉल्व करेंगे एकदम पूरे डिटेल में। अभी सेक्शन ए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज। ये पूछता है कि जब ये ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तब y का वैल्यू हम लोग का क्या आ रहा है, 0, ठीक है, तो px का वैल्यू भी 0 आएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px कितने होंगे? तो ये ग्राफ y एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है? सिर्फ एक बार, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx equals to y plus 2 and 6x equal to 2y plus 3 has infinitely many solutions। जो infinitely many solutions है ना, इसके लिए हम लोग का जो इक्वेशन का फॉर्म है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग का जो लीनियर इक्वेशन प्रोवाइडेड है kx इक्वल टू y प्लस 2 एंड 6x इक्वल टू 2y प्लस 3, पहले सारे टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, ठीक है, और एक साइड में खाली जीरो रखते हैं। तो kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये इस फॉर्म में है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करके सारे वैल्यूज ले आएंगे, a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है। और जब इन्फिनेटली सॉल्यूशंस के लिए, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए मैंने बताया था कि इस फॉर्म में वो लिखा जाना चाहिए। तो ये सारे वैल्यूज को जब हम लोग इस फॉर्म में डालते हैं तो हम लोग का आता है k बाई 6 इक्वल टू -1 बाई -2 इक्वल्स टू -2 बाई -3। अब एक बार इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, अगेन इस पार्ट और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो k बाई 6 इक्वल्स टू -1 बाई -2, तो k का वैल्यू आ रहा है 3, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। फिर अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, k बाई 6 इक्वल्स टू -2 बाई -3। तो ऐसे सॉल्व करने पर हम लोग को मिलता है k इक्वल्स टू 4। अब k के दो वैल्यूज आ रहे हैं इक्वेशन 3 और 4 में, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर द आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी का आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लोग मूव करते हैं बी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इफ p minus 1, p plus 1 and 2p plus 3 are in AP, then the value of p is। तो ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन में रहता है, 3 टर्म्स दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा उसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को बीच वाला टर्म मिलता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो वैसे ही हम लोग करते हैं, p माइनस 1 जो कि फर्स्ट टर्म है उसको ऐड करते हैं थर्ड टर्म के साथ 2p प्लस 3, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, जो हम लोग को बीच वाला टर्म है p प्लस 1। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। 2p और 2p 3p हो जा रहा है, -1 और 3 2 हो जा रहा है, और इस साइड 2 इधर चल जाएगा, 2p प्लस 2 हो जाएगा। अगेन हम लोग सारे p को इस साइड लेके आएंगे, तो 3p माइनस 2p इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो p इक्वल्स टू 0 हम लोग को मिल गया। तो हम लोग को ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी p इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इन व्हाट रेशियो
Does x-axis divide the line segment joining the points A 3 6 and B -12 -3? ये स्लोप का टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी एक्सिस को डिवाइड करता है, कोई भी लाइन सेगमेंट, तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, M1 M2 में। तो ये स्लोप वाले फॉर्म में रहेंगे। तो स्लोप वाले फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P रहता है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट रहता है, उसको हम लोगों ने पढ़ा है कि M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 होता है x कोऑर्डिनेट का। y कोऑर्डिनेट्स के लिए आते हैं M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग एक इमेजिनरी ग्राफ लेते हैं, पॉइंट ए जिसमें कि 3 6 है एंड पॉइंट बी -12 -3। ये दोनों पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है और ये पॉइंट बी पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। सही है। तो ये जो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स एक्सिस के लिए एक्स होंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए 0 होंगे, सिंस वो एक्स एक्सिस से क्रॉस कर रहा है। तो जो पी है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं x0। तो x वाले टर्म्स को हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होगा क्योंकि y वाला टर्म्स में हम लोग को 0 मिला हुआ है। तो हम लोग इसको y वाले टर्म्स को इसके साथ जो y वाला हम लोग का टर्म है उसको हम लोग 0 से कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो हम लोग को 0 इक्वल्स टू m1, y2 का वैल्यू है -3 और प्लस m2, y1 का वैल्यू है 6। सही है। डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 हम लोग को m का वैल्यू पता नहीं है, तो m1 प्लस m2 ऐसे ही रहने देते हैं। तो 0 इधर रहेगा, m1 प्लस m2 इधर जाके 0 हो गए, तो -3m1 और 6m2। सही है। अब -3m1 को हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो 3m1 इक्वल टू 6m2 और m1 डिवाइडेड बाई m2 इक्वल्स टू हम लोग को 2:1 मिलता है। तो अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसे लिखा जा रहा है m1:m2 इक्वल्स टू 2:1। तो 2:1 का रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। सही है। तो हम लोग ऑप्शंस लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 2:1 दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर एट O। ओके, ये सेंटर O है और PQ एक टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। इफ एंगल AOB 95 डिग्रीज है, देन द मेजर ऑफ एंगल ABQ, एंगल ABQ का वैल्यू क्या होगा। पहली बात मैं बता दूं, सिंस की PQ टेंजेंट है तो हम लोग का ये 90 डिग्री हो जाता है। जो रेडियस रहेगा इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, तो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम लोग का एंगल OBQ 90 डिग्री हम लोग को मिल गया। ठीक है। तो हम लोग को खाली माइनस करना है एंगल OBA। अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 90 से, तो हम लोग को जो रिक्वायर्ड एंगल है एंगल ABQ वो मिल जाएगा। ठीक है, यही तो रिक्वायर्ड है। बस छोटा सा ये करना है। एंगल ट्रायंगल AOB में हम लोग लिख देते हैं एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OBA। सिंस जो रेडियस है सर्कल का वो इक्वल है, तो उसके सामने के एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और अब क्या करते हैं हम, ट्रायंगल AOB में हम लोग क्या करते हैं, तीनों एंगल्स का सम लेते हैं जो कि 180 डिग्री होता है, हम लोग को पहले से पता है। तीनों एंगल्स का सम लेने पर एंगल AOB जो कि ऑलरेडी 95 का दिया हुआ है, और इसको हम लोग ऐड करके, सिंस के दोनों एंगल सेम है, तो हम लोग 2 एंगल OBA लिखते हैं 180 डिग्री। तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, एंगल OBA हम लोग को मिलता है 42.5 डिग्री। ठीक है, ये 42.5 डिग्री हम लोग को मिल गया। OBA ये 42.5 डिग्री आ गया ये दिस वन। अब मैंने पहले ही बताया कि इस टोटल का वैल्यू है 90 डिग्रीज, और इसमें से अगर हम लोग इस एंगल को माइनस कर देंगे तो हम लोग का जो क्वेश्चन में दिया गया है एंगल ABQ के बारे में पूछा है, तो एंगल ABQ हम लोग इजीली निकाल लेंगे। तो सिंस द टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्टिंग एट P, तो लिखा हुआ बस।
तो हम लोग को जैसे मैंने बताया 90 डिग्री से एंगल OBA को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग OBA का वैल्यू आया है 42.5 डिग्री। तो 90 डिग्री से जैसे हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग को एंगल ABQ जो रिक्वायर्ड था वो उसका वैल्यू आता है 47.5 डिग्री। अब हम लोग ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। 47.5 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है। अभी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि if 2tan a equals to 3 then the value of 4 sin a plus 3 cos a divided by 4 sin a minus 3 cos a का। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है उसको लेके चलते हैं। तो 2tan a equals to 3 है, तो इसको tan a लिखते हैं, तो tan a का वैल्यू हो जाता है 3/2। तो tan a को हम लोग sin a by cos a के फॉर्म में लिखते हैं, तो sin a by cos a का वैल्यू आ जाता है 3/2। सही है। अब जो हम लोग को क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है उसको हम लोग लेके चलते हैं, जो कि है 4 sin a plus 3 cos a डिवाइडेड बाई 4 sin a minus 3 cos a। अब हम लोग को sin a by cos a के फॉर्म में लाना है, तो इसीलिए जहां पे sin है उसमें cos से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को ये वाला फॉर्म आ जाएगा, और cos a से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a, लोग दोनों साइड में cos a से डिवाइड कर रहे हैं, तो cos a से डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, ये एक तो 4 sin a by cos a, और cos a यहाँ कट जाता है, तो यहाँ 3 बचता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर पोर्शन में आपका क्या बच रहा है 4 sin a by cos a माइनस cos a कट गया -3 बचता है। तो जो हम लोग का sin a by cos a का वैल्यू 3/2 था वो इक्वेशन 1 में, सारे वैल्यूज को हम लोग लाके इसमें अभी पुट करेंगे इसमें। तो sin a by cos a का वैल्यू 3/2 प्लस 3, फिर sin a by cos a का वैल्यू 3/2 माइनस 3। तो इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड आउट होता है 3। सही है। अब ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी का आंसर है 3। अब कैसा लग रहा है बच्चों, आप बताओ अच्छा से। आप कमेंट्स में बताइए अपना फीडबैक कि मैं ये सही बता रहा हूँ, आपको और कुछ अच्छे तरीके से बताना है। तो अभी हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल प्रोवाइड है और अल्फा बीटा उसके जीरोज हैं। सही है। तो इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है किताब में कि जब अल्फा बीटा का कोई जीरोज रहता है कोई पॉलिनोमियल का, तो उसका सम ऑफ द जो रूट्स होता है वो -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a। तो इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को पॉलिनोमियल प्रोवाइडेड है x² + x + 1 x - 1। तो इसमें a का वैल्यू 1 है क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो b का वैल्यू 1 है, और यहाँ c का वैल्यू -1 है। सही है। तो अगर क्वेश्चन में जैसे प्रोवाइडेड है अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैंने बताया जैसे सम ऑफ द रूट्स हो क्या होगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b, b का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जा रहा है -1। और पहले मैंने जैसे बताया कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का इक्वेशन क्या होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों रूट से अल्फा बीटा इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो c का वैल्यू है -1 और a का वैल्यू है 1। तो हम लोगों ने बैठा दिया, तो अल्फा बीटा का वैल्यू भी आया -1। अब हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है 1 + अल्फा + 1 + बीटा, 1/बीटा। तो 1/अल्फा + 1/बीटा हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो बीटा इधर चला जाएगा, तो बीटा + अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग को मिल गया है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी -1 है और अल्फा बीटा का वैल्यू भी -1 है। तो इसका टोटल का वैल्यू क्या हो जा रहा है, इसमें भी -1 इसमें भी -1, तो माइनस माइनस कट गए, हम लोग को मिलता 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू 1। तो हम लोग ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। अभी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइडेड है हम लोग को 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसके रैशनल रूट्स होने चाहिए। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग उसमें x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। सही है, तो इसमें से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू 2 आएगा, बी का वैल्यू k आएगा एंड सी का वैल्यू -4 आएगा। और इसमें और एक चीज बोला है रैशनल रूट्स के लिए, जब रैशनल रूट्स होगा तो रैशनल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है, ये ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सही है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके ये हमारा सेटिस्फाई करेगा कि रैशनल रूट्स है। सही है, तो हम लोगों ने निकाल लिया इस इक्वेशन से a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू निकाल लिया है। तो इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है वो हम लोग निकालें। b का वैल्यू k है तो k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 2 है एंड c का वैल्यू -4 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा आ रहा है k स्क्वायर प्लस 32। सही है, तो इसमें क्वेश्चन में बोला है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के का सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। के का लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हम लोग उसको देखने के लिए 1 से लेके स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहले के जगह पे 1 बैठाते हैं और हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हम लोग 1 बैठाते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 32, हाँ जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है, इक्वल टू 33 आ रहा है। ये की परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हम लोग का, तो हम लोग नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 2 का। तो 2 का स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 36 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। सही है, फिर भी हम लोग और एक पॉइंट आगे जाते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 32 जिसका वैल्यू होता है 49 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लोगों को मिल चुका है ऑलरेडी कि k का वैल्यू 2 के लिए जो हमारा ये है इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। जो हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट वाला पोर्शन है परफेक्ट स्क्वायर बनाता है और हेंस इसके रैशनल रूट्स भी हैं। सही है, तो k का वैल्यू 2 है, तो ऑप्शन में हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आंसर 2। अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू बताना है। तो tan 30 का वैल्यू हम लोग को पता है 1/√3, sec 45 का √2 और sin 60 का √3/2। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे बैठाते जाना है। 3/4 इसमें tan स्क्वायर 30 डिग्रीज दिया हुआ है तो 1/√3 में के ऊपर स्क्वायर लगा दे रहे हैं, माइनस सेक का वैल्यू √2 दिया हुआ है, सेक का में स्क्वायर दिया हुआ है तो सेक 45 का वैल्यू √2 रहता है और स्क्वायर दिया हुआ हम लोगों ने स्क्वायर बैठा दिया। और sin 60 का वैल्यू √3/2 रहता है, इसमें स्क्वायर दिया हुआ हम लोगों ने स्क्वायर बैठा दिया। अब सारे वैल्यूज को जब तोड़ते हैं 3/4 इंटू 1/√3 को स्क्वायर करते हैं तो 1/3 आता है, माइनस √2 को स्क्वायर करते हैं 2 आता है, तो √3/2 को स्क्वायर करते हैं तो 3/4 आता है। यहाँ 3 कट गए, 4 को हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ 1 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 3 तो कितना आ रहा है -4/4 इक्वल्स टू -1। -1 हमारा आंसर आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए -1 आंसर है। सही है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, जिसका की हाइट है 5 सेंटीमीटर और उसका कर्व सरफेस एरिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज बोला है, इसको रेडियस फाइंड आउट करने बोला है, तो रेडियस कितना होगा सिलेंडर का, और हम लोगों को बोला है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए। सही है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हम लोगों ने पढ़ा है कि 2πRh होता है। सही है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का वैल्यू दिया है 94.2
और 2 पाई आर एच, तो हम लोग 2 को 2 लिए, पाई को 3.14 लेने बोला है, ले लिए, एंड आर को एज इट इज रहने देते हैं और एच का वैल्यू है 5, तो हम लोगों ने 5 ले लिया। सही है। अब सारे कैलकुलेशंस करने के बाद हम लोग को आर का वैल्यू यहाँ मिल रहा है आर इक्वल्स टू 3, तो आर इक्वल्स टू 3 हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स obtained by 80 students on a test। 80 स्टूडेंट्स टेस्ट में है, उनके मार्क्स के बारे में बता रहा। तो एक साइड में मार्क्स दिया हुआ है लेस देन के फॉर्म में, दूसरी साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जैसे 3 है, 12 है, 27 है, ऐसे दिए हुए। अब इसमें बोल रहा है तो मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो मॉडल क्लास का मतलब होता है जिसमें भी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वो उसका मॉडल क्लास होता है। तो हम लोग को जो डेटा प्रोवाइडेड है मार्क्स का, उसको हम लोग एक रेंज में लिखते हैं और उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज करते हैं सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो यहाँ हम लोगों ने एक साइड में मार्क्स का कॉलम लिया है, एक में फ्रीक्वेंसी का कॉलम लिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि जो 30 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और ये किस रेंज में आ रहा है 30 to 40। देयरफॉर मॉडल क्लास इज 30 to 40। तो हम लोग का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका कर्व सरफेस एरिया हम लोग को निकालना है कोन का। हाइट 24 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हम लोग का होता है पाई आर एल। तो पाई तो हम लोग को पता है 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को एल का वैल्यू निकालना है। तो एल होता है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट जब हम लोग कोन को देखते हैं तो उसका एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और जो स्लैंट हाइट होता है वो उसका हाइपोटेनस वाला पार्ट होता है। तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को 25 मिल रहा है। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू हम लोगों ने 22/7 लिया हुआ है, आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एल हम लोगों ने निकाला है 25 का। तो सारे कैलकुलेशंस के बाद हम लोग का आंसर आ रहा है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो ऑप्शंस में देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 to √5 एंड -2 √5 0 कितना होगा। तो इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 हम लोग का है -2 √5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस हम लोग का y2 है 0 0 माइनस 2 √5 का होल स्क्वायर। तो दोनों का हम लोगों ने यहाँ जब स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का 5, तो 4 5 से 20, 20 प्लस 20 आता है। तो ये अंडर रूट 40 आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर हम लोग का 2√10 यूनिट्स आ रहा है आंसर। तो हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए 2√10 यूनिट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2√3 एंड 2√3। और हम लोगों ने जीरोज वाला एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है पहले अल्फा और बीटा के टर्म्स में, तो उसमें भी सेम है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है।
तो सम ऑफ द जीरोज है, सम ऑफ द जीरोज हम लोग निकालते हैं जो कि हम लोग का 0 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल रहे हैं तो -2/3 इंटू 2/3 जो कि -4/9 आ रहा है। तो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा वो इस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हम लोग का सम ऑफ द रूट्स आया है 0, तो यहाँ हम लोगों ने 0 बैठा दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लोग का क्या है -4/9, उसको हम लोगों ने बैठा दिया। तो इसमें हम लोग का आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4/9, तो 9 को इधर ले जाते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 4/9 इक्वल्स टू 0। अब ये तो हम लोग का ऑलरेडी आ चुका है आंसर, लेकिन हम लोग को ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शंस में मैच कराने के लिए थोड़ा इसमें ट्रिक का यूज करना है। हम लोग को 45 को मल्टीप्लाई करना है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इस साइड हम लोगों ने जब 45 को मल्टीप्लाई किया वो तो आ गया, और इधर 0 साइड में जब 45 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो 0 हो गया। सही है, तो इसको 5 इंटू 9 के टर्म्स में लिखते हैं 45 को, 5 इंटू 9 के टर्म्स में लिखते हैं 45 को। तो और 9x स्क्वायर माइनस 4/9, तो 9 कट गए, हमारा क्या बच रहा है 5 इंटू 9x स्क्वायर माइनस 4। ये हम लोग का ऑप्शन से मैच करेगा, ये ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके हाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है if the value of each observation of a statistical data is increased by 3 then the mean of the data क्या होगा। सही है, तो हम लोग का एक 4 टर्म्स लेते हैं a1 b1 c1 और d1। तो चारों टर्म्स हम लोग लेते हैं, तो उसका हम लोगों ने मीन निकाला। मीन इक्वल्स टू क्या होता है a1 प्लस b1 प्लस c1 प्लस d1/4। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सारे ऑब्जर्वेशंस में 3 से इंक्रीज किया जा रहा है, तो 3 से सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो हम लोग का न्यू मीन क्या होगा। तो a1 प्लस 3 b1 प्लस 3 c1 प्लस 3 एंड d1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी 4 ही टर्म्स है। तो इसमें हम लोग फिर a1 प्लस b1 प्लस c1 प्लस d1/4 आ जा रहा है, और सारे 3 को ऐड कर दे रहे हैं, हम लोग को 12 आ रहा है डिवाइडेड बाय 4। तो इसको काटने के बाद हम लोग को 3 मिल रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलरेडी हम लोग का पहले वाला मीन है, आप देख पा रहे हैं ये पहले वाला मीन है। तो मीन में कितना इंक्रीज हुआ +3 इंक्रीज हुआ, देयरफॉर द मीन आल्सो इंक्रीज्ड बाय 3। तो ये ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है probability of happening an event is denoted by p and probability of non happening of the event is denoted by q. relation between p and q is, हम लोग को पता है कि as a sum of the probabilities of all the outcomes is always 1 होता है। सही है, तो p है probability of happening एंड q है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग। तो दोनों का जितने भी प्रोबेबिलिटीज होते हैं उनका सम हम लोग को क्या होता है ऑलवेज 1 होता है। तो p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 आ गया हम लोग का आंसर। सही है, इसको हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 16 का ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब मूव करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. Okay, ये उसका probability है लॉटरी जीतने का। If 6,000 tickets are sold, how many tickets she bought? उसने कितने टिकट खरीदे थे अगर 6,000 टिकट बेचे गए। तो टोटल टिकट सोल्ड कितना है 6,000 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है 0.08 है। Therefore, total number of tickets she bought equals to जो total number of sold tickets है और उसका जीतने का probability उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को मिल रहा है 480, और 480 को हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी है 17 का ऑप्शन नंबर सी 480 आंसर। ओके,
अभी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 can't swim. If one person is selected at random, then the probability that he or she can swim is। तो इसमें बोलता है कि एक पर्सन को हम लोग चुनेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो तैर सके। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है यहाँ पे 20। सही है, ये 20। अब पीपल हु कांट स्विम 5, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ 5 कांट स्विम। देयरफॉर हम लोग पीपल हु कैन स्विम निकाल सकते हैं। तो जो पीपल तैर सकते हैं उसको 20 माइनस 5 इक्वल टू 15। सही है। अब क्वेश्चन में पूछा है find the probability that he or she can swim। Therefore probability that he or she can swim PE equals to favorable outcomes divided by total outcomes। तो favorable outcomes कितना है 15, तो 15 divided by total outcomes 20। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम लोग को 3/4 मिल रहा है। तो 3/4 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्वेश्चन 18 का ऑप्शन नंबर ए। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट असर्शन रीजनिंग टाइप के एक नंबर के क्वेश्चन अभी मिलने स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ऑप्शंस आप केयरफुली चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन ए तब होगा जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होगा और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ऑप्शन नंबर बी हम लोग तब चूज करेंगे जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तब हम लोग ऑप्शन बी चूज करेंगे। ऑप्शन सी तब चूज करेंगे जब असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। रीजन फॉल्स होगा और असर्शन ट्रू होगा तो ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन डी तब यूज करेंगे जब असर्शन इटसेल्फ फॉल्स होगा और जो रीजन है वो ट्रू दिया हुआ रहेगा। तो एक बार ऑप्शन टिक करने से पहले एक बार रूल्स देख लेने का है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है assertion A, पॉइंट P02, P का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 02, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब वहां x का वैल्यू 0 है विद द लाइन। अब इस लाइन सेगमेंट पॉइंट P पे क्रॉस कर रहा है y एक्सिस को जहां पे x का वैल्यू 0 है। सही है। तो पुट P02 इन दिस इक्वेशन ऑफ लाइन में P02 का वैल्यू हम लोग बैठाते हैं तो हम लोग को LHS इक्वल टू RHS हम लोग को मिल जाता है। इससे हम लोग को पता लग जाता है कि असर्शन ट्रू है। अब रीजन क्या है, रीजन हम लोग देखते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P02 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट्स। हाँ ये तो सीधी बात है, x एक्सिस पे कितना दूर है 2 यूनिट्स दूर है, ये तो रीजन भी ट्रू है। बट जो रीजन है उससे हम लोग कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि यही उसका असर्शन हो सकता है। तो इसीलिए रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए और अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग को ऑप्शन बी हम लोग का है आएगा इसमें, क्योंकि इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का असर्शन है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ए रैशनल नंबर। ओके, लेट्स इसको चेक करते हैं। हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का जो हाइपोटेनस है उसको हम लोग निकालेंगे एसी। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का मिल रहा है अंडर रूट 13, जो कि इटसेल्फ एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग का असर्शन फॉल्स हो गया एंड जो रीजन पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल नंबर। तो हम लोग का जो रीजन है वो तो ट्रू है, तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा जिसमें कि असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू।
अभी हम लोग मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है और 2 मार्क्स कंटेन करते हैं सारे। सही है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्व करेंगे। इसमें और वाले ऑप्शन दिया हुआ है, तो 21 का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 3 y इक्वल्स टू -4। ग्राफिकली इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो x इक्वल टू 3 को हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, ये वाला लाइन है, और y इक्वल टू -4 ये वाला लाइन हम लोगों ने प्लॉट किया। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं 3 -4 वाले पॉइंट पे। तो लाइन इंटरसेप्ट्स एट 3 -4। सिमिलरली इसका और वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 21 का ही है, बी ऑप्शन। उसमें बोल रहा है यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। ये इसका कंसिस्टेंसी पूछ रहा है। तो x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू -7 है। x इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी यही वाला है, y इक्वल टू -7 हम लोगों ने यहाँ प्लॉट किया। तो y इक्वल टू -7 और x इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे आएगा। तो इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट सारा 0 एंड -7। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 इंटरसेक्ट्स एट 0 -7। इसमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है, हेंस द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इसमें पूछ रहा था कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो हम लोग को मिल गया इक्वेशंस हमारे जो ये हैं ये कंसिस्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है इन द गिवन फिगर xz is parallel to xz is parallel to bc। इस bc को पैरेलल कर। az 3 सेंटीमीटर है, az 3 है, zc है 2 और bm हम लोग का 3 है और mc 5 है। जो bm है ये 3 है और mc 5 है। सही है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ xy। तो xy का लेंथ फाइंड आउट करना बोल रहा है। तो किसी तरह अगर हम लोग xz का लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं और उससे yz को माइनस कर लेंगे तो हम लोग को xy का लेंथ इजीली पता लग जाएगा। तो इसमें गिवन दैट है xz पैरेलल टू bc और ये सारे जो टर्म्स az, zc, bm, mc ये सब जो टर्म्स दिए हुए हैं इनका वैल्यूज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, xy फाइंड आउट करना है। दिस इज द मेन थिंग। अब फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AXZ, ABC एंड AXZ, एंगल AXZ इक्वल टू एंगल ABC कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा और ये वाला एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AXZ हम लोग के सिमिलर हो जाते हैं। तो और ट्रायंगल AYZ और ट्रायंगल AMC भी हमारे इसी तरीके से सिमिलर हो जाते हैं। तो इसको हम लोग अभी इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि XZ by BC। देखते हैं XZ by BC, छोटे वाले ट्रायंगल का XZ बेस पार्ट लिया, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस पार्ट लिया। XZ by BC इक्वल्स टू AZ by AC, छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट लिया AZ और बड़े वाले ट्रायंगल का AC। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं XZ by BC इक्वल टू AZ by AC। अब XZ को XZ ही रहने देते हैं, BC को हम लोग BM प्लस MC लिख सकते हैं। BC को एंटायर है, इसको BM प्लस MC हम लोग लिख देते हैं। ठीक इसी तरह AZ को AZ रहने देते हैं और AC को AZ प्लस ZC लिखते हैं। AC को AZ प्लस ZC लिखते हैं। अब इसमें मैक्सिमम टर्म्स का हम लोग के वैल्यूज पता है, खाली हम लोग XZ का वैल्यू इससे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे BM का वैल्यू है 3, MC का वैल्यू है 5, AZ का वैल्यू है 3, ZC का वैल्यू है 2।
सारे वैल्यूज हम लोग बैठा देने के बाद हम लोग को एक्स जेड का वैल्यू मिल रहा है 24/5। एक्स जेड का वैल्यू हम लोग को कितना मिला 24/5। सिमिलरली हम लोग वाई जेड बाई एम सी लिख सकते हैं। वाई जेड बाई एम सी, छोटा ट्रायंगल का वाई जेड, बड़ा ट्रायंगल का एम सी। सिमिलरली ए जेड बाई ए सी, छोटा ट्रायंगल का ए जेड, बड़ा ट्रायंगल का ए सी। अब इसी तरह इसमें सारे टर्म्स का वैल्यू बैठाने के बाद हम लोग को वाई जेड का जो वैल्यू आ रहा है वो 3 आ रहा है। हम लोग को एक्स जेड का वैल्यू भी पता लग गया, वाई जेड का वैल्यू भी पता लग गया। तो एक्स जेड जो एंटायर लेंथ है इसका भी वैल्यू पता लग गया और हम लोग को वाई जेड का भी वैल्यू पता लग गया। अब हम लोग को पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स जेड माइनस वाई जेड करने से हम लोग को एक्स वाई का वैल्यू पता आ जाएगा। तो अब भी हम लोग वही चीज कर रहे हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो एक्स जेड का वैल्यू आया था हम लोग का 24/5, तो 24/5 लेते हैं -3, वाई जेड -3 है। तो 24 माइनस 5 3 जा 15, ऐसा हो गया। डिनोमिनेटर में 5 है, तो 24 माइनस 15 इक्वल्स टू 9 होता है। तो 9/5 एक्स वाई का वैल्यू आ रहा है 9/5। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को एक्स वाई का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर मिल रहा है। सारे टर्म सेंटीमीटर में है तो ये 1.8 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि हम लोग को एक्स वाई का वैल्यू पूछा था। एक्स वाई इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। ये सारे 2 मार्क्स वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में भी और वाला आंसर्स है। इसमें ए वाला पार्ट में पूछा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। सही है। तो हम लोग को क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू √3 दिया है और हम लोग को फाइंड आउट करना है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा का वैल्यू। तो हम लोग जो इक्वेशन 1 है इसमें स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड में। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और √3 का स्क्वायर आएगा 3। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। इतना आ गया हम लोग का। अब 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा आ गया इक्वल्स टू 3। हम लोग का 1 इधर चला गया, इधर माइनस हो गया, 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 का वैल्यू होता है 2, और हम लोग का यहाँ पे जो 2 था इसको भी हम लोग इधर में ले आते हैं तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2/2 कट गया, वैल्यू आ रहा है 1। तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है हम लोग का 1, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू आ रहा है हम लोग को 1। तो इसका और पार्ट को देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का ही है। इफ sin alpha is equal to 1/√2 and cot beta is equal to √3। cot beta का वैल्यू दिया हुआ है √3 और sin alpha का वैल्यू है 1/√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec alpha, cosec alpha और cosec beta का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। तो sin alpha का वैल्यू 1/√2 दिया हुआ है। तो 1/√2 कितना में होता है, साइन का एंगल में हम लोग देखेंगे साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1/√2। तो इसको हम लोग इक्वेट करने पर हम लोग को मिल रहा है अल्फा, हम लोग को मिल रहा है 45 डिग्री। सिमिलरली कॉट बीटा इक्वल टू √3 दिया है। अब कॉट के टर्म्स में कॉट 30 डिग्रीज में हम लोग का √3 आता है। सही है। तो दोनों को इक्वेट करने के बाद हम लोग को बीटा भी मिल रहा है 30 डिग्री का। अल्फा मिला 45 का और बीटा मिला 30 डिग्री का। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec अल्फा प्लस cosec बीटा। तो cosec अल्फा प्लस cosec बीटा, अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री प्लस बीटा का वैल्यू 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। तो cosec 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2 और cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। √2 को वैल्यू 1.414 हम लोग को पता है होता है, और प्लस 2। तो दोनों का सम करने पर हम लोग को 3.414 हम लोग का आंसर आ रहा है।
तो जो वैल्यू था कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा का वैल्यू 3.414। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85। ये जो नंबर दिया हुआ है 85 एंड 72, एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि दोनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर्स भी देता है। 85 को डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर देता है और 72 को डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर देगा। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट x इज द ग्रेटेस्ट नंबर। x एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि 85 को भी डिवाइड कर रहा है और 72 को भी डिवाइड कर रहा है, लीविंग रिमाइंडर्स 1 2 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब यही हो रहा है कि x जब डिवाइड कर रहा है, x किसको डिवाइड करने सक रहा है, 85 से 1 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो 85 माइनस 1 x 84 को डिवाइड कर रहा है। यहाँ सही है। सिमिलरली x डिवाइड किसको कर रहा है, 72 से जब डिवाइड कर रहा है तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी 72 माइनस 2 70 को भी x डिवाइड कर रहा है। तो एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो इस दोनों को डिवाइड करे और ग्रेटेस्ट नंबर हो, तो वो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दैट x डिवाइड्स 84 एंड 70। तो HCF ऑफ 84 एंड 70 ही x होगा। तो HCF निकालते हैं हम लोग। तो HCF में हम लोग जो प्राइम फैक्टर्स वाला है वो वाला निकालते हैं। 84 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आ रहा है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 का प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 5 इंटू 7। इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 7 कॉमन है। तो HCF ऑफ 84 एंड 70 हम लोग का 14 आ रहा है। तो 14 जो आया है ये x का वैल्यू हो गया। दिस इज द हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि 85 को और 72 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली प्रोवाइड करता है। तो द ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू 14। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है a bag contains 4 red, 3 blue and 2 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. इसमें 4 लाल बॉल है, हाँ, 3 तो ब्लू बॉल है और 2 तो येलो बॉल है। एक बॉल को निकालते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। एक बार प्रोबेबिलिटी निकालना है कि रेड बॉल निकले और दूसरे बार में येलो। इसमें कितना प्रोबेबिलिटी होगा ये फाइंड आउट करना होगा। तो गिवन दैट नंबर ऑफ रेड बॉल्स 4, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 3, नंबर ऑफ येलो बॉल्स 2। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया, 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। तो देयरफॉर हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हम लोग को 4 बॉल्स हैं तो 4/9 होगा रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी। और येलो बॉल का कितना होगा, येलो बॉल्स 2 हैं तो 2/9। तो ये हम लोग का इस रेड बॉल पार्ट वाले का आंसर 4/9 प्रोबेबिलिटी है और येलो पार्ट वाले का आंसर 2/9 प्रोबेबिलिटी है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 सी सेक्शन है। सी सेक्शन में हम लोग को शॉर्ट आंसर टाइप ही क्वेश्चंस हैं। इसमें बस क्या है कि 3 मार्क्स वाले सारे हैं। ये सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले होंगे। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देखते हैं हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2, the sum of the greater number and twice the smaller number is 13, find the number। थोड़ा ट्रिकी है। let the two numbers be x and y। हाँ, दोनों का डिफरेंस को हाफ करने पर 2 आ रहा है और जो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर का ऐड करने पर हम लोग को 13 आ रहा है। तो नंबर्स फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, दोनों नंबर है। ऑल्सो एज्यूम दैट x इज ग्रेटर नंबर देन y। तो इसमें हम लोग को बोला है x माइनस वाई, हाफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। x माइनस वाई जो डिफरेंस है उसका हाफ कर ले रहे 2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो xy इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ऑल्सो गिवन दैट
the sum of the greater number and twice the smaller number is 13. x जो ग्रेटर नंबर है और जो स्मॉलर नंबर y है उसका ट्वाइस करके जब हम लोग सम निकालते हैं तो वो है 13. ये इक्वेशन 2. तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग को यहाँ मिल रहा है y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 3 पुट करने के बाद हम लोग को x इक्वल टू 7 मिल रहा है. तो दोनों नंबर हम लोग को मिल गए, x ग्रेटर नंबर था और y स्मॉलर नंबर था. तो the two now required numbers are 7 and 3. ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 ये 3 मार्क्स वाले हैं. इसमें बोल रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. अब ये वाला क्वेश्चन बुक्स में दिया रहता है ऑलरेडी, तो इसमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, मैं रीड आउट कर देता हूँ. Let us assume that root 5 be a rational number, then we can write it in the form of p by q, where q isn't equals to 0. Also p and q are co-prime numbers. p और q क्या है? Co-prime numbers है. तो root 5 equals to p by q हो गया. और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या मिल रहा है हम लोग को? 5 मिल रहा है. p स्क्वायर बाई q स्क्वायर. तो 5 q स्क्वायर इधर चला जा रहा है तो 5q स्क्वायर हो जा रहा है और इक्वल्स टू p स्क्वायर. हियर p इज डिविजिबल बाई 5. ये p क्या है? 5 से डिविजिबल है, हम लोग को इससे इंडिकेट मिल रहा है. तो p इज इक्वल टू 5k. लेट्स सपोज वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर. हाँ, k पॉजिटिव इंटीजर है. अब इसको आगे लेके चलते हैं. अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो p स्क्वायर इक्वल्स 25k स्क्वायर. p स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर. सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, जो p स्क्वायर का वैल्यू है वो 5q स्क्वायर है. तो 5q स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर. अगेन q स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर. तो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, यहां से हम लोग को फाइंड आउट हो रहा है. और p इज डिविजिबल बाय 5. तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फ्रॉम दिस वी कैन से दैट p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 5. जो 5 है ना, वो p और q दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है. बट हम लोगों ने क्या बोला था? p एंड q आर को प्राइम नंबर्स. हाँ, तो हम लोग का यहाँ कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है. यहाँ पे p बाई q हम लोग माना था को प्राइम नंबर्स. दोनों क्या कर रहा है? कंट्राडिक्ट कर रहा है. दोनों हम लोग का स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रहा है. देयरफॉर रूट 5 इज नॉट ए रैशनल नंबर. अगर कंट्राडिक्ट नहीं करता तो हम लोग का रैशनल नंबर होता. और दोनों अभी कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए रूट 5 इज नॉट ए रैशनल नंबर. देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. ये प्रूव हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है इफ -5 3 and 5 3 are two vertices of an equilateral triangle, then find the coordinates of the third vertex given that origin lies inside the triangle. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस हैं. तो थर्ड वर्टेक्स को हम लोग को फाइंड आउट करना है. और ये भी है कि जो ओरिजिन है जो 0 0 है वो ट्रायंगल के इनसाइड में लाई करे. सॉल्यूशन इसको देखते हैं. लेट द वर्टिसेस आर ए बी एंड सी. तो ए का -5/3, बी 5/3 एंड सी xy हो गया. सिंस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AC का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस सेम होगा. और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोगों ने ले लिया x -5, तो जो कि हो जा रहा है x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू √x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर. अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? x + 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर. अब y - 3 का होल स्क्वायर दोनों साइड में है तो ये माइनस हो जाते हैं, तो हम लोगों ने इसलिए काट दिया इसको. अब ये दोनों पोर्शंस को हम लोग एक्सपेंड करते हैं. एक्सपेंड करने पर क्या आ रहा है? x² + 25 + 10x
इस साइड में भी आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो दोनों कट जाएंगे। दोनों कटने के बाद 10x और इधर का 10x चल जाएगा, 20x हो जाएगा, और अल्टीमेटली x का वैल्यू हम लोग का आ जा रहा है 0। तो x का वैल्यू 0 आ जा रहा है, c के कोऑर्डिनेट में हम लोग निकाल रहे हैं, तो x का वैल्यू 0 आ रहा है, और y तो y अभी भी है। नाउ डिस्टेंस फार्मूला से जो a और b का अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 10 आएगा। 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर आएगा, जो कि अंडर रूट के टर्म्स में रहेगा, तो 10 आएगा। ए बी का डिस्टेंस 10 आएगा। तो देयरफॉर सिंस की इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ए सी भी 10 है। फिर डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ए सी का वैल्यू निकालते हैं, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। तो 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल्स टू 100। तो y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू 66 आ रहा। तो 66 को इधर ले आते हैं, फिर इसको हम लोग वही प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी के टर्म्स में ले रहे हैं। तो इससे हम लोग y का वैल्यू आ रहा है 3 प्लस माइनस 5 रूट 3। ये हम लोग का y का वैल्यू आ रहा है। x का वैल्यू तो हम लोग को ऑलरेडी आ चुका है, x का वैल्यू हम लोग का 0 आ चुका है, y का वैल्यू ये आ रहा है। अब क्वेश्चन में और एक चीज दिया हुआ है कि जो थर्ड वर्टेक्स है, गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। अगर इसमें हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को ले रहे हैं, दोनों पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव हैं, फिर सी में भी अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को ले रहे हैं, तो ये ओरिजिन है वो ट्रायंगल से बाहर में चला जाएगा। सिंस ओरिजिन इनसाइड द ट्रायंगल हम लोग को लाइक कराना है, तो हम लोग को जो इसका नेगेटिव वाला वैल्यू है, इसको लेके चलना पड़ेगा। तो पॉइंट सी का वैल्यू आएगा 0 3 माइनस 5 रूट 3, और रूट 3 का वैल्यू 1.73 लेना है हम लोग को, क्वेश्चन में दिया हुआ है। टेक रूट 3 इक्वल टू 1.73। तो रूट 3 का वैल्यू 1.73 लेते हैं। तो जो पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट इसको ऐसे सॉल्व करने से आ जाएगा। सी का कोऑर्डिनेट फिर आ रहा है सी 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस 5.5 है। दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, जो कि एक वर्टेक्स। अब क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। अब इसमें प्रूफ करना है एंगल PTQ, जो एंगल PTQ है, एंगल PTQ है ये वाला एंगल, इक्वल्स टू ट्वाइस द एंगल ऑफ OPQ। OPQ जो एंगल है इसका ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है ये वाला एंगल, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। दो टेंजेंट्स है, एक तो TP टेंजेंट है, एक तो TQ टेंजेंट है। अब सॉल्यूशन पे देखते हैं। रेफरिंग द इमेज, इस इमेज को लेकर चलते हैं। वी नो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ से इस स्टेटमेंट से हम लोग का TP इक्वल्स टू TQ आ गया। और इन ट्रायंगल TPQ, जो ट्रायंगल TPQ है, तो ये वाला एंगल सेम होगा और ये वाला एंगल सेम होगा, क्योंकि ये साइड्स सेम है। तो वही चीज बोल रहा है, एंगल TQP इक्वल्स टू एंगल TPQ, और PT is tangent and OP is radius। PT क्या है, टेंजेंट है, और OP रेडियस है। ये क्या है, टोटल 90 डिग्री है। AB क्या है, ये टोटल 90 डिग्रीज है। तो एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री जो मैंने बताया। फिर एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इससे हम लोग एंगल TPQ का वैल्यू निकाल सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। यहां से हम लोग क्वेश्चन 3 ले लेते हैं इसको। फिर एंगल ट्रायंगल PTQ में हम लोग ले रहे हैं एंगल TPQ प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों जो एंगल है इस ट्रायंगल के, उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वो हम लोगों ने ले लिया।
और एंगल टी पी क्यू का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू, ये ले लिए हम लोग। फिर एंगल पी क्यू टी और एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग को पता है यहाँ पे एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी होता है, तो इसको हम लोग फिर से इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। 90 डिग्री माइनस ओ पी क्यू, ये तो एज इट इज आ गया, और एंगल पी क्यू टी को हम लोग उल्टा ले लेते हैं, टीपीक्यू लेते हैं, और पीटीक्यू तो ऐसे एज इट इज है। अब इसका वैल्यू हम लोग को फिर से मिल गया 90 डिग्री माइनस ओपीक्यू, 90 डिग्री माइनस ओपीक्यू प्लस एंगल पीटीक्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, दो 90 डिग्री माइनस ओपीक्यू आ गया प्लस टू एंगल पीटीक्यू 180 डिग्री। तो दोनों को एक्सपेंड करने के बाद हम लोग को 180 डिग्री माइनस 2 एंगल OPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री आ रहा। तो दोनों साइड 180 है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और माइनस 2 एंगल OPQ है, इसको इस साइड में ले आ जाते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है एंगल PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस द एंगल OPQ। ये प्रूव्ड हो गया, जो हम लोग को प्रूव करने बोला था कि प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस द एंगल OPQ। ये हम लोगों का प्रूव हो गया। इसका और वाला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का ही है। क्वेश्चन नंबर 29 का और वाला पार्ट हम लोग अभी देख लेंगे। इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर में एक सर्कल प्रिस्क्राइब किया गया। एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री दिया है, AD 17 है, यहाँ से A से D का जो डिस्टेंस है वो 17 है, A से B का डिस्टेंस है 20, और DS है 3 सेंटीमीटर, DS जो है ये 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है, बेसिकली हम लोग को ये R फाइंड आउट करना है। सही है, तो गिवन ABCD क्वाड्रिलेटरल है, और जो वैल्यूज दिए हुए हैं एंगल B का, AD का लेंथ, DS का लेंथ, AB का लेंथ, और R फाइंड आउट करना है। ऐसे हम लोग को एग्जाम में भी लिखना है। तो हम लोग को RD इक्वल टू DS होगा, RD इक्वल टू DS होगा कि एक पॉइंट D से एक टेंजेंट खींचा गया है R पे और S पे, तो RD इक्वल टू DS जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो AD हम लोग का कितना है 17 सेंटीमीटर, AD 17 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम लोग AR निकाल सकते हैं। AR क्या होगा 17 माइनस 3 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर आ गया। अब AR और AQ तो बराबर है, AR और AQ बराबर है, सिंस की पॉइंट A से टेंजेंट खींचा गया है, तो AR AQ बराबर है, तो AQ का वैल्यू भी हम लोग का आ गया 14 सेंटीमीटर। फ्रॉम फिगर AQ प्लस QB इक्वल टू AB, AQ प्लस QB इक्वल टू AB, और AB का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और AQ का हम लोग का लेंथ मिल गया है 14, तो QB कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा, तो QB आ गया हम लोग का 6 सेंटीमीटर। नाउ OP एंड OQ आर रेडियस, OP OQ हम लोग का रेडियस है, BP एंड BQ आर टेंजेंट एट पॉइंट, एक दोनों टेंजेंट खींचा गया है P एंड Q पे टू द सर्कल ऑफ ओरिजिन O। तो एंगल OPB और एंगल OQB 90 डिग्री हो गया, OPB और OQB ये भी 90 डिग्री का आ गया, हाँ ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, और ये ऑलरेडी 90 का है, तो यहाँ पे एंगल OBA भी 90 डिग्री का हो गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं, और ये एक रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, तो इसके सामने का साइड भी R हो जाएगा और इसके सामने का साइड भी R हो जाएगा। अब जब चारों एंगल 90 डिग्रीज पे हैं और चारों साइड्स इक्वल है, तो हम लोग को क्या हो रहा है OPBQ है एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है। सही है, वही चीज को यहाँ एलॉबरेट किया गया है, क्वाड्रिलेटरल OPBQ एक स्क्वायर है। सही है, तो हम लोग को QB कितना मिल गया R मिल गया, QB क्या है जो हम लोग का QB है R है, तो R इक्वल्स टू हम लोग का 6 सेंटीमीटर आया।
तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या आया हम लोग का 6 सेंटीमीटर। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, बोल रहा प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। इसको सॉल्यूशन पे देखते हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 का हम लोग को पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, हम लोगों ने ले लिया। और 1 को हम लोग इस साइड ले लिए, 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा किस लिए ऐसा किया गया। फिर हम लोग इसको sec थीटा प्लस tan थीटा में ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। sec थीटा प्लस tan थीटा कर दिए, माइनस इसको एक्सपेंड करते हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा इंटू माइनस tan थीटा आएगा। और जो डिनोमिनेटर में है हम लोग को 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा ऑलरेडी है, तो इसमें हम लोग को कुछ कॉमन जा रहा है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो हम लोग को ब्रैकेट में बाहर क्या मिल रहा है, 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा हम लोग को कॉमन आ रहा है। और डिनोमिनेटर में भी हम लोग का है 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये दोनों पार्ट कट गए, ये वाला पार्ट भी कट गया, ये वाला पार्ट भी कट गया, ये वाला पार्ट भी कट गया। तो हम लोग के पास बच क्या रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो sec थीटा और tan थीटा को हम लोग cos के टर्म में लिख दे रहे हैं, 1 बाई cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। तो फिर 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, जो कि हम लोग का RHS है। तो LHS इक्वल टू RHS हम लोग का प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 सिलेंडर का है। A room is in the form of cylinder surmounted by a hemispherical dome। एक हेमिस्फेरिकल डोम है जो कि सिलेंडर का ऊपर में है। The base radius of the hemisphere is 1/2 the height of the cylinder part। जो सिलेंडर का जो हाइट है उसका आधा है इसका रेडियस। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम। तो ये h हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये h हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर इतना एयर है, 1408 बाई 21 मीटर क्यूब का एयर है टोटल घर में, तो हम लोग को h फाइंड आउट करना। रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल डोम। तो r हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है r इक्वल्स टू हाफ ऑफ h। देयरफॉर जो बड़ा वाला h है ये क्या होगा, h प्लस r होगा। तो h प्लस r हो गया, h प्लस r का वैल्यू हम लोग को कितना है, हाफ h है, तो हाफ h। तो बड़ा h का वैल्यू क्या हो गया, 3h बाई 2। 3h बाई 2 हम लोग का आ गया बड़ा h का वैल्यू। यही हम लोग को रिक्वायर्ड है, हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द रूम कितना है, 1408 बाई 21 मीटर क्यूब है। और वॉल्यूम ऑफ द रूम क्या क्या कंटेन कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट, वॉल्यूम इसका जो हेमिस्फीयर पार्ट है इसको है, और एक जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको है। दोनों को ऐड करने पर हम लोग को टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम मिल रहा है। तो हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और सिलेंड्रिकल पार्ट का है पाई आर स्क्वायर एच। और दोनों का वैल्यू है, ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, 1408 बाई 21 मीटर क्यूब। तो यहाँ 2 पाई को बाहर ले लिए, आर का वैल्यू हम लोग को कितना मिला है, आर का वैल्यू है हाफ एच। तो आर का वैल्यू हाफ एच यहाँ पुट कर दिए, यहाँ पे भी आर का वैल्यू हाफ एच पुट कर दिए, ठीक है। अब इसमें एच क्यूब बाई 8 आ गया, इसमें एच स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो इसमें पाई कॉमन जा रहा, पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिए। अब एच क्यू यहाँ पर भी है और ये दोनों को मिला के एच क्यू यहाँ पर भी हो जा रहा है, इसको भी कॉमन ले लिए। नीचे 4 यहाँ कॉमन जा रहा है, यहाँ से भी 4 कॉमन जा रहा है, 4 कॉमन बाहर कर लिए। तो बेसिकली हम लोग का बच क्या रहा है, 2/3 इंटू यहाँ 4 कॉमन लिए तो हाफ बच रहा है, इंटू हाफ प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को पाई एच क्यूब का वैल्यू आ गया 1408 बाई 21।
इतना हम लोग को पाई एच क्यू का वैल्यू आ गया। अब एच क्यू को हम लोग इधर रहने देंगे और बाकी पाई को इधर शिफ्ट कर देंगे। पाई को इधर शिफ्ट करने के बाद ये 7/22 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सारे कैलकुलेशंस करने के बाद एच क्यूब का वैल्यू आ रहा है 64। तो एच एक पॉजिटिव नंबर है, तो एच का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 4। तो टोटल हाइट ऑफ द रूम हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, जो बड़ा एच है टोटल हाइट है, ये हम लोग को निकालना है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम, जो कि बड़ा एच है। बड़ा एच का वैल्यू क्या था 3/2, छोटा एच। तो बड़ा एच का वैल्यू 3/2, छोटा एच का वैल्यू है 4। तो 4 यहाँ बैठा दे रहे हैं, तो बड़ा एच का वैल्यू हम लोग का आ रहा है 6 मीटर। तो 6 मीटर से जो एंटायर घर है उसका हाइट। अब 31 का ही बी वाला पार्ट है, जो कि और वाला ऑप्शंस में दिया हुआ है। इसमें और वाला में दिया हुआ है एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर का रेडियस है एम्प्टी कोन का, और हाइट है 12 सेंटीमीटर। रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। Ice cream is filled in it so that lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled. इसमें आइसक्रीम घुसाया गया तो इसमें 1/6 पार्ट अनफिल्ड रह गया। ये जो नीचे का पार्ट है, एक बटे छठा हिस्सा, वो अनफिल्ड रह गया। और यहाँ पे भी तो आइसक्रीम भरा हुआ है। बट द हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप। हेमिस्फीयर यहाँ फॉर्म हो रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगा? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम यहाँ पर है, इस वाला पोर्शन में है आइसक्रीम, और हेमिस्फीयर वाला पार्ट में है आइसक्रीम। खाली इस पार्ट में आइसक्रीम नहीं है, इस पार्ट में आइसक्रीम नहीं है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालने बोला है, और पाई का वैल्यू 3.14 लेना बोला है। तो गिवन दैट हाइट h 12 सेंटीमीटर दिया है, r 3 सेंटीमीटर दिया है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 3.14 लेना बोला है, r 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, h 12 सेंटीमीटर। तो टोटल ऑफ कोन का जो वॉल्यूम है वो हम लोग को आ रहा है 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। अब क्वेश्चन में बोलता है कि लोअर पार्ट जो 1/6 है वो आइसक्रीम से फुल ही नहीं हुआ, वो बच गया। तो लोअर पार्ट ऑफ द कोन विद 1/6 ऑफ द वॉल्यूम इज अनफिल्ड। सो फिल्ड पोर्शन ऑफ द कोन क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन माइनस अनफिल्ड पोर्शन। तो टोटल वॉल्यूम 113 आ गया, और इसका 1/6 जो है वो नहीं भरा। तो 1/6 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, 18.84 आया। तो टोटल जो फिल्ड पोर्शन ऑफ द कोन है वो कितना आया 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। और क्या है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर पोर्शन 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू 3.14 ले लिए, आर क्यूब, आर यहाँ पे 3 है तो आर क्यूब ले लिए। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या आ गया 56.52। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भी आइसक्रीम है, यहाँ पे भी आइसक्रीम है, दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो यहाँ पे वही किया है हम लोगों ने, 94.2 प्लस 56.52 आ जा रहा हम लोग का 150.72 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेक्शन नंबर डी की तरफ अभी मूव करते हैं। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स ईच है, और 4 क्वेश्चंस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का ये चैनल काफी नया है, तो इसको सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता लग सके और मेरे को भी सपोर्ट हो जाए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है, if a line is drawn parallel to the side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, prove that the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है ED पैरेलल जो बेस है CB के है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AE by EC इक्वल्स टू AD by DB। यही हम लोग को प्रूव करना है कि सेम रेशियो में डिवाइड करता है बोल के। ठीक,
तो इन ट्रायंगल AED और ACB में हम लोग देखते हैं एंगल AED और एंगल ACB, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली एंगल ADE और एंगल ABC, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये वाला जो एंगल है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो हम लोग का ट्रायंगल है AED और ट्रायंगल ACB सिमिलर हो जा रहे हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी के थ्रू। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि रेशियोज कैसे आ रहे हैं। तो AC बाई AE, AC बड़ा वाला ट्रायंगल का लिया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाई AE, दोनों का रेशियो इक्वल्स टू AB बाई AD होगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है, AB बाई AD होगा। फर्दर AC को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं AE प्लस EC में, AC को जो AC है इसको AE प्लस EC में कन्वर्ट करें। सिमिलरली AB को हम लोग कन्वर्ट करेंगे AD प्लस DB में। आगे देखते हैं, ऐसे किया हम लोगों ने। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो AE डिवाइडेड बाई AE क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और EC डिवाइडेड बाई AE, EC डिवाइडेड बाई AE, ये वाला आ गया। यहाँ पे भी वही होगा, AD डिवाइडेड बाई AD 1 आ जाएगा, और DB डिवाइडेड बाई AD ये हो जाएगा। अब दोनों साइड में 1 1 है, तो 1 इधर का कैंसिल, 1 इधर का कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गया। हम लोग को क्या बच रहा है, EC बाई AE इक्वल टू DB बाई AD। लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना था, AE बाई EC इक्वल्स टू AD बाई DB, सेम रेशियो में डिवाइड कर दें। तो इसको अल्टरनेट कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग का हो जाएगा। तो AE को ऊपर ले जाएंगे, AC को नीचे ले आएंगे। सिंस कि ये रेशियो है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है दोनों साइड करना है। तो इस साइड भी AD को ऊपर ले गए, DB को नीचे ले आए, तो AE बाई EC इक्वल्स टू AD बाई DB, यही हम लोग को प्रूफ करना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। AE बाई AC इक्वल टू AD बाई DB, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है, और इसमें पार्ट ए है, यानी कि पार्ट ए क्वेश्चन 5 मार्क्स कंटेन कर रहा है, और इसका पार्ट बी भी है और सेक्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। ठीक है, एक टावर है जिसका हाइट है 24 मीटर, और उसी प्लेन में एक दूसरे टावर से इसका एलिवेशन है 60 डिग्रीज का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, जो जहां से ये 60 डिग्री स्टार्ट हो रहा है, वहां से जो पहले वाला टावर है उसका एलिवेशन है 30 डिग्रीज का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स। दोनों टावर है, एक तो 24 मीटर हाई है, एक तो दूसरा का टावर का हाइट पता नहीं है, दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोला है, एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर। ओके, ये चीज पूछ ही लिया। जो पहला टावर का हाइट है 24 है, दूसरा टावर का हाइट इसमें फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाता है, लेकिन सिंस ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें और एक चीज ऐड कर दिया है कि ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप ऑफ द बोथ टावर्स। दोनों टावर के टॉप से एक वायर को अटैच किया गया है, उसका लेंथ फाइंड आउट करने बोला है, सिंस ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग इसको मान लिया YB, जो कि 24 मीटर हाइट वाला टावर है, उसको दूसरा टावर का बेस से कितना एलिवेशन था, 60 डिग्रीज का। ठीक है, 60 डिग्रीज का एलिवेशन था 24 मीटर हाइट वाले के लिए, और सेकंड वाला का एलिवेशन कितना था, 30 डिग्रीज का। सेकंड वाला का एलिवेशन कितना है, 30 डिग्रीज का, और इसका हाइट को हम लोग को फाइंड आउट करना है, दूसरे टावर का हाइट को, तो उसके लिए हम लोग h लिया है, उसको फाइंड आउट जो करना है। और दोनों टावर के जो बीच का डिस्टेंस है वो है AB। हाँ, हम लोगों ने एक फिगर ड्रॉ किया है, इसमें दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस AB है, इसको हम लोग ने x मान लिया। यही सब चीजों को यहाँ पे लिखा गया है, एंगल BAY 60 डिग्री, एंगल XBA 30 डिग्री, और YB 24 मीटर है। AX को हम लोगों ने जो दूसरे टावर का हाइट है उसको h मान लिया है, और दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस को हम लोगों ने x मान लिया। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ट्रायंगल AYB में, ट्रायंगल AYB में हम लोग जब tan 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री क्या होगा,
आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो इसमें tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और जो परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है इससे हम लोग को बेस का वैल्यू निकल आ जाएगा जो कि x का वैल्यू है दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इसी को हम लोग देखते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू वाई बी बाई ए बी, वाई बी जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है ए बी। ठीक है, तो वाई बी का वैल्यू 24 मीटर दिया हुआ है और tan 60 का वैल्यू हम लोग को पता है √3 होता है और हम लोग को ए बी फाइंड आउट करना है जिसको कि हम लोगों ने x मान रखा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 24/3 आ रहा है, x इक्वल टू 24 बाई सॉरी x इक्वल टू 24/√3 आ रहा है। तो √3 को हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने दोनों जगह पे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई किया, तो √3 का वैल्यू आ जाएगा 3 और 24 के साथ एक √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 3 से हम लोग जब डिवाइड कर दें इसको 24 को तो 8 आएगा। तो x का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल गया 8√3 मीटर। ठीक है, 8√3 मीटर। x क्या है हम लोग को दो डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, दोनों टावर्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग को 8√3 जो फाइंड आउट करने बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 8√3 मीटर। अगेन अभी बोला है हाइट ऑफ द अदर टावर, अदर टावर का हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें हम लोग अगर इसका वैल्यू हम लोग को पता लग गया 8√3 है, अब अगर हम लोग tan 30 डिग्री लेंगे तो हम लोग को परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा h/8√3 आ जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे किया गया। ठीक है, इन ट्रायंगल एक्स से भी tan 30 डिग्री इक्वल टू ax/ab, तो सिमिलरली मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया वही हो रहा है। tan 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√3 और ax का वैल्यू हम लोगों ने लिया है h हम लोगों ने माना है और ab का वैल्यू तो हम लोगों ने जस्ट अभी निकाला है 8√3। ठीक है, यहाँ h ले लिया हम लोगों ने, यहाँ 8√3 ले लिया, तो इस हिसाब से हम लोग को h का वैल्यू मिल गया है 8 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द सेकेंड टावर क्या हो गया, हाइट ऑफ द सेकेंड टावर 8 मीटर्स, जो क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था हाइट ऑफ द अदर टावर, हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 80 मीटर्स। फिर और एक चीज इसने फाइंड आउट करने बोला है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द बोथ टावर्स। ये एक टावर का टॉप है, ये एक टावर का टॉप है। ठीक है, दोनों टावर के बीच में जो वायर अटैच्ड है, ये जो वायर अटैच्ड है इसका लेंथ फाइंड आउट करने बोला। इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हम लोग देखते हैं। हम लोग को इसका ए बी का वैल्यू एक्स का वैल्यू मिल गया है 8√3। हाँ, तो इसका ये भी सेम हो जाएगा 8√3 होगा इसके बराबर। इसका हम लोग को मिल गया 8 मीटर एच का वैल्यू, यानी कि इसका भी वैल्यू हम लोग को कितना हो जाएगा 8 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर 8 मीटर्स हो गया है, इसका अगर 8 मीटर्स हो गया है तो इसका कितना होगा, yz का वैल्यू कितना होगा 24 माइनस 8, तो यहाँ पे yz का वैल्यू आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, yz का वैल्यू 16 आ गया और इसका वैल्यू हम लोग का 8√3 है, 8√3 है ना, हाँ 8√3 है, 8√3 है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं xy का लेंथ, xy का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, xy का होल स्क्वायर सॉरी xy का स्क्वायर इक्वल्स टू 8√3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग वेरी इजीली निकाल सकेंगे। yz कैसे निकला पता लग गया ना, ये टोटल का लेंथ हम लोग का 24, जबकि z और b का zb का लेंथ हम लोग को 8 मीटर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया, सिंस की h है 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर्स का होगा। तो yz का वैल्यू 24 माइनस 8 इक्वल टू 16 मीटर। चलिए इसको आगे देखते हैं। हाँ, इन ट्रायंगल XYZ, XZ इक्वल टू 8√3 मीटर्स, YZ इक्वल टू 16 मीटर, मैंने जिसे एक्सप्लेन किया था वहां पे वही है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से XY स्क्वायर इक्वल टू XZ स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको XZ का वैल्यू 8√3 और YZ का वैल्यू 16 लेने पर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो XY का वैल्यू आता है √448 मीटर्स। अब 448 मीटर्स का स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं तो क्या आ रहा है हम लोग को 8√7 मीटर्स। तो XY का जो लेंथ है वो 8√7 मीटर्स आ गया, तो XY का जो लेंथ है ये 8√7 मीटर्स आ गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप ऑफ द टावर्स इज 8√7 मीटर्स। ठीक है, यही हम लोग का आंसर है।
अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसका बी पार्ट जो कि और में दिया हुआ है। इधर आप ये वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। A spherical balloon of radius r subtends an angle of 60 degree at the eye of an observer। एक ऑब्जर्वर है, इस पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, इस पॉइंट पे खड़ा है और एक बलून है, ये वाला बलून ऑब्जर्वर के आंख पे 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। दिस वन, ये 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। If the angle of elevation of its center is 45 degree from the same point, इसी सेम पॉइंट से बलून का जो सेंटर है ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। दिस वन, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस। हम लोग को प्रूफ करने क्या बोला है कि जो बलून का सेंटर से जमीन तक का हाइट है जो h, ठीक है, इसको हम लोग h मान लिया है, h है, ये √2 टाइम्स होगा r का। हाँ, ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोला, √2 टाइम्स होगा हम लोग का r, यही हम लोग को फाइंड आउट करने बोला। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने OB को h ले लिया है और OA को d मान लिया है, और इजी रहेगा इसलिए d मान लिया है, और ये r तो इसका रेडियस है। अच्छा, और एक चीज, ये पॉइंट A से पॉइंट Y पर और X पर क्या है, ये है टेंजेंट्स है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे पॉइंट पे टच करेगा ये उसका टेंजेंट हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, फर्दर देखते हैं इन ट्रायंगल OAY और OAX में, OAY और OAX इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, ठीक है, ये आपका राइट एंगल है, टेंजेंट है बोल के, ये भी राइट एंगल है, टेंजेंट है बोल के। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो इसका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस तो कॉमन है यहाँ पे, OA ये तो कॉमन है, ये भी आ गया। ठीक है, और साइड हम लोग साइड लेते हैं OY और OX, दोनों की रेडियस है, दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल हो गए, हम लोग को ये वाला पॉइंट भी मिल गया। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल OAY और ट्रायंगल OAX हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो गया। OAY और OAX कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब है इसके सारे पार्ट, सारे एंगल, साइड्स सब कुछ बराबर रहेंगे। ठीक है, जब ऐसे बराबर रहेंगे तो हम लोग का एंगल OAY और हम लोग का एंगल OAX दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और बराबर होने से हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़ा वाला एंगल का वैल्यू कितना है, बड़ा वाला एंगल का वैल्यू 60 है और ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो एक एंगल कितना हो जाएगा, एंगल YAO 30 डिग्री और एंगल OAX भी 30 डिग्री। ठीक है, दोनों 30 डिग्री से हो जाए, एक चीज यहाँ पे लिखा है, एंगल OAY इक्वल टू एंगल OAX इक्वल टू एंगल XAY जो बड़ा वाला एंगल है डिवाइडेड बाई 2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं ट्रायंगल OAX में साइन 30 डिग्री। हम लोग ट्रायंगल OAX में साइन 30 डिग्री, इस एंगल का वैल्यू कितना आ गया है, 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये वाला है और हाइपोटेनस ये वाला है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग लेके देखते हैं क्या होता है। साइन 30 इक्वल टू OX बाई OA, परपेंडिकुलर लिया और ये वाला हाइपोटेनस लिया, OX बाई OA। तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, OX का वैल्यू होता है रेडियस R है, और OA को हम लोगों ने D मान लिया है, तो D इक्वल्स टू 2R आता है। ठीक है, जो हाइपोटेनस है D है इक्वल्स टू 2R आ रहा है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB इसमें भी वही साइन 45 डिग्री इसमें लेंगे, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आ जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है, H है। ठीक है, हाइपोटेनस D है, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू OB बाई OA, OB परपेंडिकुलर है और OA हाइपोटेनस है। ठीक है, OB बाई OA, OB हम लोग का H था और हम लोग का OA जो है हम लोग माने हैं उसको D माने हैं। तो यहाँ से, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, यहाँ से हम लोग D का वैल्यू निकालते हैं, D का वैल्यू आता है
h√2, ठीक है। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ से टू डी का वैल्यू आया, यहाँ से टू डी का वैल्यू आया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 2r इक्वल्स टू h√2, 2r इक्वल्स टू h√2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो h का वैल्यू आता है हम लोग का, h का वैल्यू आता है √2 टाइम्स r, ठीक है। h का वैल्यू आता है √2 टाइम्स r, यही तो हम लोग को पूछा था, h का वैल्यू √2 टाइम्स r। देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस। रेडियस का √2 टाइम्स होगा उसका हाइट, तो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस। हेंस ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब फर्दर अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ओके, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये जो कॉर्ड ए बी है वो 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरिस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हम लोग का जो शेडेड पोर्शन है वो है माइनर सेगमेंट। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने बोला है, जो कि ब्लैंक एरिया है, व्हाइटिश पोर्शन है, इसका एरिया भी फाइंड आउट करने बोला है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फिगर ड्रॉ कर लिया है। कॉर्ड ए बी है, वो एंगल 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है सेंटर के ऊपर। रेडियस है इसका 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। और हम लोग को पता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्रीज है, और 60 डिग्री बाई 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7 ले लिए, आर हम लोगों को दिया है 14, तो 14 इंटू 14। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग को एरिया ऑफ द सेक्टर, जो छोटा वाला सेक्टर है, इसका हम लोग को एरिया मिल रहा है 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को जो माइनर सेक्टर है, जो शेडेड पोर्शन है, उसका एरिया हम लोग को मिल गया है, माइनर सेक्टर का एरिया मिल गया है 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल हम लोग निकाल सकते हैं, सिंस के हम लोग का रेडियस दिया है। तो एरिया ऑफ द सर्कल हम लोग निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग को एरिया ऑफ द सर्कल कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने बोला है। ऑल्सो फाइंड द मेजर सेगमेंट का एरिया। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग का मिल चुका है, ये सर्कल का एरिया है। सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो हम लोग को मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू 616 माइनस 102.67 इक्वल टू 513.33, 513.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो मेजर सेक्टर का एरिया है। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था माइनर सेक्टर का एरिया और मेजर सेक्टर का एरिया, दोनों हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। ओके, तो अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन में। ओके, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी और वाला दिया हुआ है। आप या तो ए पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसका क्वेश्चन का बी पार्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का ए पार्ट बोलता है द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 17th टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जो 11th टर्म है और 17th टर्म है, उसका रेशियो है 3:4। 11th टर्म का और 17th टर्म का रेशियो है 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू 21th टर्म। इसका एक रेशियो 3:4 दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा है 5th और 21th का रेशियो निकालने के लिए। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट, ओके, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का टू दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स का। दोनों सम ऑफ 5 टर्म्स का जो वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स का जो वैल्यू रहेगा, इसका रेशियो फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, इसको सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक है। तो हम लोगों को पता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, 11th टर्म और 17th टर्म जो है उसका रेशियो 3:4 है।
तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग 11th टर्म निकाल रहे हैं। 11th टर्म में क्या हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, a प्लस 10d। सिमिलरली 17th टर्म, सिमिलरली 17th टर्म को देखिए। 17th टर्म में देखिए आपको a प्लस 16d, ठीक है। तो दोनों आ गया 11th टर्म और 17th टर्म। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का जो रेशियो है वो 3:4 है। तो a11 बाई a17 करते हैं, तो a प्लस 10d हो गया a11 का वैल्यू, और a17 का वैल्यू हो गया a प्लस 16d, ठीक है। इसका रेशियो है 3:4 का। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, 4 इधर चल जाएगा, 4a प्लस 40d इक्वल्स टू 3a प्लस 48d, ठीक है। इसको a और d के टर्म्स में हम लोग लिख देते हैं, 4a और इधर 3a इधर आ जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग का खाली एक a, और 48d से 40d माइनस हो जाएगा, तो हम लोग को बच जाएगा 8d। तो a इक्वल्स टू हम लोग का कितना आ गया 8d आ गया। इसको आगे लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म, ठीक है। तो अभी 5th टर्म हम लोग निकालेंगे। 5th टर्म क्या होगा, a प्लस 4d होगा, और a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है 8d, ठीक है। तो 5th टर्म में a5 इक्वल टू क्या होगा 8d प्लस 4d, यानी कि 12d। a5 इक्वल टू 12d। सिमिलरली हम लोग का क्या है 21th टर्म निकालेंगे। a21 क्या होगा a प्लस 20d। तो a21 इक्वल टू a का वैल्यू हम लोग का है 8d, a का वैल्यू 8d निकाल चुके हैं, तो a का वैल्यू 8d डालेंगे और 20d इक्वल टू 28d। अब 5th टर्म और 21 टर्म का हम लोगों ने वैल्यू निकाल चुका है, अब लोग इसका रेशियो फाइंड आउट करने बोला। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21th टर्म। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं a5 बाई a21, तो 12d बाई 28d, ठीक है। तो दोनों को dd कट जाएगा, 4 से डिवाइड करने पर हम लोग को मिल रहा है 3/7। तो a5 इज टू a21 इक्वल टू 3/7 आ गया हम लोग का, ठीक है। ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था कि 5th टर्म और 21 टर्म का रेशियो क्या होगा, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है सम ऑफ 5th टर्म से तक, फर्स्ट टर्म से 5th टर्म तक का सम निकालने बोला है, और उसके बाद 21th टर्म तक का सम निकालने बोला है। दोनों का सम का रेशियो निकालने बोला है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S5 का हम लोग निकाल रहे हैं 5/2, 2 इंटू a का वैल्यू 8d हम लोग निकाल चुके हैं, 5 माइनस 1 इंटू डी। तो 5/2 16d प्लस 4d कितना आ जाएगा 20d आ जाएगा, 2 यहाँ से कट गया 10 बचा तो 50d। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल टू 50d, ठीक है। सिमिलरली हम लोग सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स भी हम लोग निकाल लेंगे। ऐसे हम लोगों ने किया है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो सम ऑफ द फर्स्ट 21d इक्वल टू 378d आ गया। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स का आ गया। दोनों का रेशियो फाइंड आउट करने बोला। तो S5 बाई S21 इक्वल टू 50d बाई 378d। तो dd हम लोग का कट गया। अब सिर्फ ये 2 से ही जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर 25, 2 से डिवाइड करने पर 189। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स का रेशियो आ गया हम लोग का 25:189। थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। इसका और वाला पार्ट को हम लोग देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन का ही और वाला पार्ट को देखते हैं। इधर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें बोला है 250 logs आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 22 logs इन द बॉटम रो। 250 लॉग्स है, इसमें से 22 जो लॉग्स है वो बॉटम रो में है, नीचे वाले रो में है। 21 इन द नेक्स्ट, उसके ऊपर वाला में 21, फिर अगले वाला में 20, ऐसे ऐसे एक एक करके लॉग घटते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है टोटल लॉग्स कितना है 250 लॉग्स क्वेश्चन, और 22 से स्टार्ट है, इसको माइंड करिएगा, ठीक है। और सब में एक एक तो घटते जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने रोज बनेंगे
250 लॉग्स को अरेंज करने में, ठीक है। और जो टॉप वाला रो है उसमें कितने लॉग्स आप रखेंगे ये फाइंड आउट करना होगा। तो ये एक ऐसा एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 22 है और उसका जो डी है वो -1 है, ठीक है। सम, टोटल सम कितना है 250 है, ठीक है। तो हम लोग सम का जो फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में देखे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो 250 इक्वल्स टू एन बाई टू बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे a का वैल्यू हम लोगों का 22 है, n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू -1। क्यों d का वैल्यू -1 क्यों है? हर बार ये घटते जा रहा है, ठीक है, इसीलिए -1 है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को इधर ले गए, 250 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 500 हो गया। तो n बड़ा ब्रैकेट 44 माइनस n प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। तो फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग का एन स्क्वायर माइनस 45n प्लस 500 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग और सॉल्व करते हैं तो एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 20n प्लस 500 लेके देखते हैं तो इससे हम लोग को n के दो वैल्यूज फाइंड आउट होते हैं, n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 25। तो दोनों वैल्यू को लेना है कि नहीं लेना है आगे हम लोग देखते हैं। तो टर्म अगर 20 को हम लोग लेके चलते हैं तो टर्म 20 क्या होगा, a प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। तो हम लोग का a का वैल्यू है 22, a का वैल्यू 22 है, ठीक है, और d का वैल्यू हम लोग का -1 है, ठीक है। टर्म 20 को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो टर्म 20 में क्या होगा, 22 प्लस 19 इंटू -1। तो हम लोग का टर्म 20 में 3 तो लॉग लगेगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग का टर्म n का वैल्यू 25 भी आया है तो टर्म 25 भी हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं। टर्म 25 इक्वल टू a प्लस 25 माइनस वन इंटू डी। a का वैल्यू 22 है और d का वैल्यू -1 है। तो इसमें टर्म 25 का वैल्यू जो आ रहा है ना वो -2 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम लोग का टर्म कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, देयरफॉर 20 टर्म 25 इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। हम लोग का टर्म 20 को लेके ही चलना है। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया, n का वैल्यू 20 मिल गया। मतलब कि जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो हम लोग 20 नंबर ऑफ रोज में अरेंज करेंगे, ठीक है, जो 250 लॉग्स है। और टॉप रो में कितना हम लोग का लॉग होगा, टॉप रो में हम लोग का टर्म 20 जो है वो 3 लॉग होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था कि हाउ मेनी रोज, कितने रोज क्रिएट होंगे और टॉप रो में कितना होंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो गया 20, टर्म 20 में हम लोग का फाइनलाइज हो रहा है, ठीक है। तो 20 रोज क्रिएट होगा और टॉप में 3 लॉग लगा रहेगा, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई वैसे तो आसान रहता है, ये केस बेस्ड रहता है। एक केस प्रोवाइड किया जाएगा कि ऐसा ऐसा केस है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। इसमें 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। व्हाइल डिजाइनिंग द स्कूल ईयर, क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देख रहे हैं। While designing the school yearbook, a teacher asked the students that the length and width of a particular photo is increased by x units each to double the area of the photo. x यूनिट से इंक्रीज किया गया है, लंबाई भी चौड़ाई भी, ताकि उसका एरिया डबल किया जाए। ओरिजिनल फोटो क्या था, 18 सेंटीमीटर लंबा था, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग था एंड 12 सेंटीमीटर विड्थ था, उसका विड्थ था 12 सेंटीमीटर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। लेंथ और विड्थ, लेंथ 18 सेंटीमीटर था जिसमें कि x से बढ़ गया, x से बढ़ गई, यहाँ पे भी विड्थ भी x से बढ़ गया, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, 18 प्लस x हो जाएगा, विड्थ क्या हो जाएगा, 12 प्लस x हो जाएगा। तो ओरिजिनल फोटो का एरिया कितना था, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, 18 इंटू 12, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 18 इंटू 12 216 सेंटीमीटर स्क्वायर जो ओरिजिनल फोटो का एरिया था। तो उसका बोल रहा है कि डबल हो जाएगा, नया एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल द एरिया ऑफ द फोटो। तो उसका एरिया को डबल कर देते हैं, जो ये वाला एरिया है
ओरिजिनल एरिया का डबल हो जाएगा। तो डबल द एरिया 216 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 432 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हम लोग का डबल एरिया। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसमें भी लेंथ इनटू विड्थ इक्वल टू एरिया होगा 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इक्वल टू 432। ये उसका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें बोल रहा है, इसका पार्ट 2 1 मार्क्स कैरी करता है। ये बोल रहा है राइट द कोरिस्पोंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोल रहा है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 216 आ रहा है, 18 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 18x आ रहा है, 12 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 12x आ रहा है, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर आ रहा है। ये कितना है 432। तो कितना हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस दोनों को ऐड कर देंगे 30x माइनस 216 इधर चला जाएगा तो 216 बचेगा, 432 से 216 माइनस होगा तो 216 बचेगा, फिर ये इधर आ जाएगा तो माइनस 216। तो हम लोग का ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये कितना, 1 नंबर का क्वेश्चन था। फर्दर बोल रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल 4 नंबर का था। व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द एनलार्ज्ड फोटो। तो इसमें x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तब जाके हम लोग को न्यू डायमेंशन मिल पाएगा। और फैक्टराइजेशन ऑफ द इक्वेशन, इसको इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। तो फर्दर हम लोग को मिल रहा है x का वैल्यू 6 और x का वैल्यू माइनस 36। सिंस की ये लेंथ है तो नेगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो हम लोग को x का वैल्यू 6 मिल गया, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग 6 लेके चलेंगे। तो नया वाला लेंथ क्या होगा 18 प्लस 6 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और नया वाला विड्थ क्या हो गया 12 प्लस 6 यानी कि 18 सेंटीमीटर। ये हमारे हो गए जो न्यू डायमेंशन है, नया जो फोटोग्राफ बनेगा इसका डायमेंशन हो गया हम लोग का 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। यही फाइंड आउट करने बोल रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इसमें बोला है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व्स seasonal and annual rainfall every year in different subdivisions of our country. It helps them to compare and analyze the results, ठीक है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बताया, डिस्क्रिप्शन बताया, फिर उसके बाद टेबल शो कर रहा है, सब डिवीजन वाइज है, सीजनल, मॉनसून, रेनफॉल कितना कितना है ये फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। नहीं, इसका डेटा दिया हुआ है इन 2000 ईयर ऑफ 2018। रेनफॉल है 200 से 400 mm के बीच में, कितने 2 सब डिविजन आ रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ऐसे जाते जाते 1600 से 1800 mm जो रेनफॉल होता है वो मात्र एक सब डिवीजन में आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, 1 नंबर का क्वेश्चन है राइट द मॉडल क्लास। इसमें मॉडल क्लास कौन सा है, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही इसका मॉडल क्लास है, ठीक है। तो मॉडल क्लास है इसका, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें किसमें है 7 सब डिविजन आते हैं, तो मॉडल क्लास है 600 to 800, यही है उसका मॉडल क्लास। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मोड कैसे निकालते हैं, इसका मोड कैसे निकालेंगे, मोड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f2। f1 क्या होगा, ये जो मॉडल क्लास है ये f1 है, उसके एक प्रीवियस वाला डेटा होगा f0 और उसके एक नेक्स्ट वाला डेटा होगा f2, ठीक है। इसका मोड कैसे निकालेंगे, मोड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो l का वैल्यू कितना है 600 लो है, h इक्वल टू क्या है 200 है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 200 है, f0 4 है और f1 तो इटसेल्फ 7 है, f2 4 है फिर से, ठीक है। तो मोड इसमें हम लोग सारा इसी इक्वेशन में बैठाएंगे सारे वैल्यूज को, तो हम लोग को मिल जाएगा मोड का वैल्यू 700, ओके। मोड इक्वल टू 700। देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहा, फाइंड द मीडियन और मीन ऑफ द रेनफॉल इन द सीजन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें मोड भी फाइंड आउट करने बोला था 1 मार्क्स के लिए।
इसमें मेंशन मैंने नहीं किया है, तो इसीलिए मैंने मॉडल क्लास जो हम लोग का हो गया है, ये वाला फ्रीक्वेंसी क्लास हो गया 600 टू 800 हम लोग का मॉडल क्लास हो गया। और जो मोड बोला है, मोड फाइंड आउट करने के लिए 1 मार्क्स थे, ठीक है, तो इसमें 2 मार्क्स कंटेन हो गए। नेक्स्ट 2 मार्क्स के लिए बोला है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। मीडियन निकालिए चाहे मीन निकालिए, चलिए हम लोग मीडियन निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर सी एफ के लिए क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, नेक्स्ट वाला टर्म को उसमें 4 था उसमें ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट वाला टर्म कितना था 7 था उसमें ऐड कर देते हैं। ऐसे सारा कुछ को ऐड करते करते चले, जैसे 2 + 4 6, 6 + 7 13, 13 + 4 17, वैसे ही किया गया है इसमें फॉर सी एफ के लिए। मीडियन का इक्वेशन क्या है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। n क्या है यहाँ पर 24 है, ठीक है, जो लास्ट है 24 है। l क्या है 600 है, हम लोग का पहले भी निकाल चुके हैं, l 600 है। f क्या है 7 है, और सी एफ है हम लोग का 6 है, ठीक है। तो और h क्या है हम लोग का 200, जो रेंज है 200 का रेंज है, तो इसे हम लोग मीडियन का फॉर्मूला में बैठा देते हैं, तो सारा कुछ आ जाएगा 600 + 12 - 6/7 × 200। तो इसमें मीडियन का हम लोग का वैल्यू आ रहा है सारे कैलकुलेशंस के बाद 771.4, ठीक है, ये हम लोग का मीडियन है, ठीक है। फर्दर इस क्वेश्चन में और एक मार्क्स के लिए इसमें पूछा गया है, इफ द सब डिविजन हैविंग द at least 1000 mm rainfall during monsoon season is considered good rainfall subdivision, how many have good rainfall? गुड रेनफॉल कितनों में होगा, कितने सब डिविजन्स में गुड रेनफॉल होगा? तो 1000 से ऊपर वाला कितना है हम लोग देख लेते हैं। 1000 से ऊपर वाला है ये है, ये है, ये है, ये है। तो 2 + 3 5 + 6 + 7, ठीक है। तो 7 सब डिविजन है जिसमें कि आपका 1000 mm से ज्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 जो लास्ट क्वेश्चन है, केस बेस्ड है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। डिस्कस थ्रो इवेंट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है, वो क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया है। इन द फिगर ए बी इट्स वन सच टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस है 75 सेंटीमीटर और ये ए बी टेंजेंट है। पॉइंट ओ इज सेंटर, ओ क्या है सेंटर है। एंगल ए बी ओ 30 डिग्री, ए बी ओ ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री है, ठीक है। और पी क्यू पैरेलल है ओ ए के, ओ ए जो इसका रेडियस है उससे पैरेलल है पी क्यू, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड किया गया। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, ए 1 मार्क्स का है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी का लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग 10 30 डिग्री ले लेंगे। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 75 दिया हुआ है, बेस हम लोग निकाल लेंगे। 10 30 इक्वल टू 75 बाई ए बी। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और 75 बाई ए बी। ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 75√3। √3 को अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 129.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए बी बोला था, हम लोग इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं 75√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 मार्क्स के लिए था। सेकंड देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी। ओ बी का लेंथ फाइंड आउट करने बोला, ठीक है। हम लोग को ए बी का लेंथ फाइंड आउट हो गया है, अब ओ बी का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। हम लोग इसमें साइन थीटा का अप्लाई करेंगे, सॉरी कॉस थीटा का अप्लाई करेंगे। अब कॉस थीटा का अप्लाई नहीं करके भी अगर हम लोग साइन थीटा का अप्लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आएगा, इसका वैल्यू भी हम लोग को पता है, ठीक है। तो हम लोग ओ बी निकालते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 75 बाई ओ बी। ओ बी हम लोग का क्या है हाइपोटेनस है, तो ओ बी ले लिए। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ और 75 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ओ बी का वैल्यू आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ बी जो हम लोग का हाइपोटेनस है वो 150 सेंटीमीटर है और हम लोग का परपेंडिकुलर है 75 सेंटीमीटर का।
अब बोला है 2 मार्क्स के लिए और एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, एपी का लेंथ निकाल सकते हैं या पीक्यू का लेंथ निकाल सकते हैं। अब किसी का भी हम लोग को लेंथ निकाल के देना है तो वो 2 मार्क्स हम लोग को देगा, ठीक है। तो लेंथ अब हम लोग क्यूबी निकालते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबी, लेंथ ऑफ क्यू से बी, क्यू से बी का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग को ओबी का लेंथ पता है, ओबी का लेंथ हम लोग ने फाइंड आउट किया है 150 सेंटीमीटर। 150 से हम लोग जो रेडियस है इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्यूबी का लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ क्यूबी इक्वल टू कितना हो गया? 75 सेंटीमीटर। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं पीक्यू का लेंथ, क्यूबी निकल गया है तो पीक्यू का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो लेंथ ऑफ पीक्यू निकालने के लिए साइन 30 डिग्री हम लोग लेते हैं। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? जो हम लोग का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर पीक्यू है और हाइपोटेनस ये हम लोग का 75 आ चुका है, ठीक है। तो PQ बाई 75, ठीक है। तो PQ का वैल्यू आ गया 37.5 सेंटीमीटर, ये हो गया PQ का वैल्यू, सही है। तो इसमें भी हम लोग को 2 मार्क्स मिल सकते हैं और सिंस कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो AP का वैल्यू भी मैं निकाल देता हूं। तो AP का वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan 30 डिग्री हम लोग लेंगे, tan 30 डिग्री तो PQ बाई PB के टर्म्स में लेंगे। tan 30 डिग्री ले रहे हैं तो PQ बाई PB के टर्म्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो PQ का वैल्यू हम लोग को आ गया है 75 सेंटीमीटर है। tan 30 इक्वल टू 1/√3 हो गया, सॉरी 75/2 के टर्म्स में ले रहे हैं, ठीक है। और इनटू PB, PQ को हम लोग 75/2 लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो PB को इधर ले आते हैं तो ये चल जा रहा है 75√3/2। तो AP का वैल्यू आ जा रहा है AB माइनस PB। AP का वैल्यू क्या आएगा? जो टोटल AB का लेंथ है माइनस PB, ठीक है। AP का लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल AB का लेंथ माइनस PB का लेंथ, ठीक है। तो यहां से PB का लेंथ हम लोग का निकल चुका है, AB का लेंथ हम लोग को पता है, AB का लेंथ हम लोग 75√3 निकाल चुके हैं। तो 75√3 माइनस 75√3/2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 75/2√3 हम लोग का आता है AP का लेंथ। तो इसको सेंटीमीटर के टर्म्स में √3 को तोड़ के हम लोग लिखते हैं तो 64.95 सेंटीमीटर आता है AP का लेंथ। हम लोग या तो AP का लेंथ निकाल सकते थे या PQ का लेंथ निकाल सकते थे। हम लोगों ने PQ का लेंथ ऑलरेडी निकाल चुका था तो इससे हम लोग को 2 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को AP का लेंथ निकालना है, इसका प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा लेंथी है। ये AP का लेंथ आ जाएगा 64.95 सेंटीमीटर। तो ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 38 था, लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको बहुत अच्छा लगा है तो इसीलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।